गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज वी हैव completed romantic ways of English literature. So today I am going to discuss most important objective questions related to romantic era. यहाँ पर मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल नहीं है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन, विलियम ब्लैक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस केम आउट इन। लास्ट वीडियो मैंने रोमांटिक एज में विलियम ब्लैक से ही रिलेटेड आपको करवाई है। तो विलियम ब्लैक का जो एंथोलॉजी था, जो पोइट्री कलेक्शन था, सबसे पहले आया था, डेट इज सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, पब्लिश्ड इन 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस वर पब्लिश्ड इन। विलियम ब्लैक का जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस था वो पब्लिश हुआ था 1794। तो मैंने आपको बताया था जब बोर्ड पे ये पूरा रोमांटिक एज मैंने बाय द वे बोर्ड पे लेक्चर्स में करवा रखा है, आप उनको वीडियोस को जरूर देखें। कंटेंट आपने देख लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अपने आप ही कर लोगे। तो विलियम ब्लैक का जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस था, ये दोनों ज्वाइंट वर्क थे। दोनों को एक साथ ही पब्लिश, मतलब अलग अलग पब्लिश किया गया था, बट दोनों ज्वाइंट ही माने जाते हैं। तो ये था 1794 में, पहले वो पब्लिश हुआ था, लेकिन जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस था उसको सॉन्ग ऑफ इनोसेंट के साथ जोड़ के ही पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ब्लैक्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम। तो विलियम ब्लैक का जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम था, डेट इज पोइटिकल स्केचेस। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम, डेट इज पोइटिकल स्केचेस। नेक्स्ट है, टाइगर बर्निंग ब्राइट अपीयर्स इन। इसका कोटेशन काफ़ी फेमस है। ये TI वाला टाइगर नहीं है, पहले पोइटिक लैंग्वेज में ऐसे लिखते थे, बर्निंग लाइट अपीयर्स इन। तो दीज लाइन्स अपीयर इन विलियम ब्लैक फेमस एंथोलॉजी, डेट इज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है, ब्लैक डिक्लेयर्ड दैट मिल्टन वॉज ए ट्रू पोइट एंड द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। आप गाइस ध्यान से देखें ना, जो भी फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल रहे हैं, जो मैंने आपको कंटेंट दिया ना, उसके अंदर से ही निकल रहे हैं। विलियम ब्लैक का मानना था कि मिल्टन वॉज ए ट्रू पोइट एंड द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, कि मिल्टन एक ट्रू पोइट है डेविल पार्टी का बिना उसको जाने। तो मैंने आपको वर्क बताया था विलियम ब्लैक का, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। इसके अंदर विलियम ब्लैक का मानना था कि वी शुड सेलिब्रेट द नेगेटिव थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ओनली डोंट गो फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। इफ यू लव समवन तो यू कैन एंजॉय द हेट आल्सो। मीन्स ये क्या कहता था, आपने हेट को एक्सपीरियंस किया होगा तभी आप लव को एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको हैप्पीनेस मिली है, देन आपको सैडनेस फील हुई है, तभी आप हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकते हो। मीन्स ये कहता है लाइफ के नेगेटिव साइड्स यदि आपने फेस किए हैं तभी आपको पॉजिटिव साइड्स अच्छे लग सकते हैं। तो ये कहता है डोंट ओनली गो विद द हेवन, एवरीबडी सेलिब्रेटेड हेवन, बट विलियम ब्लैक हेवन को नहीं हेल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, ये हेल को सेलिब्रेट करते हैं, हेवन को नहीं। तो इसी के अंदर इसने जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट था, आपको पता है पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को ही ज़्यादा अच्छे रूप में दिखाया गया, तो ये वाली जो लाइन है वो इसी के अंदर है। नेक्स्ट है, विदाउट कंट्रेरीज इज नो प्रोग्रेशन। ये कोट भी मैंने बोल के लिखवाई थी लास्ट में कि बिना कॉन्ट्राडिक्शंस के आपकी प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। तो दीज वर्ड्स अपीयर, तो दिस इज ऑल्सो द फेमस कोट बाय विलियम ब्लैक। नेक्स्ट है, टू जर्नलाइज इज टू बी फूल। दिस इज ऑल्सो द फेमस कोट विलियम ब्लैक। टू डिस्ट्रेस इज टू किल, ये लाइन अपीयर हुई है कौन से वर्क में? टू डिस्ट्रेस इज टू किल। तो ये लाइन जो अपीयर हुई है ये द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में अपीयर हुई है। नेक्स्ट है, लिरिकल बैलेड। यू नो लिरिकल बैलेड जो है ये रोमांटिक एज का मैनिफेस्टो माना जाता है, रोमांटिक एज की ओपनिंग मानी जाती है। और रोमांटिक एज के लिए मतलब ओपनिंग है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा और एस.टी. कोलरिज, यू नो कोलैबोरेशन था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज। 23 जो है पोएम्स थी, जिसमें 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी और जो 3 पोएम्स थी, सॉरी 4, दैट इज बाय एस.टी. कोलरिज। और जो फर्स्ट पोएम थी द राइम ऑफ एंशियंट मर्नियर, एस.टी. कोलरिज की थी, ध्यान रखना। तो लिरिकल बैलेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने वर्ड्सवर्थ में डिटेल से पढ़ा रखा और कोलरिज में भी। नेक्स्ट है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1800 वाज रिटन बाय। प्रीफेस टू, देखो लिरिकल बैलेड तो जो एस.टी. कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ है दोनों ने मिलकर लिखा था। 23 पोएम्स थी, 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम बाय एस.टी. कोलरिज। बट जो प्रीफेस था, बाद में जो अपना पर्पस बताया था, वाई आई रोड लिरिकल बैलेड, डिक्शन के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर जो बात की थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्सवर्थ ने किया था। नेक्स्ट है, माइकल और वर्ड्सवर्थ बाद। माइकल जो है वर्ड्सवर्थ का क्या था?
इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड में इंक्लूड था, वाज नॉट इंक्लूड लिरिकल बैलेड में नहीं इंक्लूड था, लेटर इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड एंड नेवर इंक्लूड, बाद में लिरिकल बैलेड में माइकल पोएम को ऐड किया गया था, तो वाज इंक्लूडेड लेटर इन लिरिकल बैलेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज ए पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड। अब यहाँ पे कुछ पोएम गिवन है, इसमें से पूछा लिरिकल बैलेड का पार्ट कौन सा है, इमोरलिटी और कुबला खान, क्रिस्टाबेल और टिंटरनेबे। तो टिंटरनेबे इज अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड, टिंटरनेबे जो है लिरिकल बैलेड का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमोरलिटी, कुबला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लिस what in it dawned to be alive but it too young was very heaven, these line from Wordsworth refer to, means Wordsworth की ये जो लाइन है bliss was that is dawned to be alive but to be young was very heaven, तो these line taken from which work, the French Revolution, Glorious Revolution, Industrial Revolution, American, तो that is French Revolution। आपको पता है फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इसी टाइटल से इन्होंने एक वर्क भी लिखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है द प्रील्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज पब्लिश्ड इन, तो प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है जो लास्ट पोएम्स में से मानी जाती है, तो 1850 में पब्लिश हुई थी एंड इट्स अ कंप्लीटेड पोएम। तो याद रखना ये भी चीज़, ये कंप्लीट पोएम थी वर्ड्सवर्थ की, और ये लास्ट एरा में जो है लाइफ के इसके लास्ट एरा में जो है इस वर्क को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है किड्स स्टेटमेंट दैट वी हेट पोइट्री दैट हैज़ पैलेबल्स डिजाइन अपॉन इट सेड बाय द रिलेशन टू। वर्ड्सवर्थ ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वी हेट पोइट्री डेट हैज़ पैल्पेबल्स डिजाइन अपॉन इट सेट टू बी द रिलेशन इज, तो ये जो बात है ये किसके लिए बोली थी, वर्ड्सवर्थ के लिए बोली थी, ठीक है, पैलाफेबल वट एवर इट्स अ काइंड ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट है एंड नेवर टर्न ए स्टोन अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, कि ये जो लाइन है स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। एंड नेवर टर्न ए स्टोन अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तो ये किस पोएम में है, तो ये माइकल के अंदर है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की पोएम है माइकल, तो माइकल के अंदर जो है ये पॉइंट है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिकेशन वाज इंपॉर्टेंट वन, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिकेशन वाज दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ध्यान रखना पोइटिकल स्केचेस आए तो विलियम ब्लैक का है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वर्क आए तो वर्ड्सवर्थ का है। सॉरी जो अपोजिट बोल दिया मैंने, द लॉस्ट लीडर पोएम ब्राउनिंग ने लिखी थी, ना कि वर्ड्सवर्थ ने। ब्राउनिंग ने ट्रिब्यूट दिया था वर्ड्सवर्थ को, ध्यान रखना, मीन्स वर्ड्सवर्थ ने ब्राउनिंग को ट्रिब्यूट नहीं दिया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग यू नो विक्टोरियन एज बाद में आती है और रोमांटिक एज पहले आती है, तो सीधी सी बात है वर्ड्सवर्थ को ट्रिब्यूट दिया था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ठीक है, द लॉस्ट लीडर के अंदर जब ये पोएट ल्यूरेट बन गए थे। तो पोएट ल्यूरेट का मतलब होता है राष्ट्रीय कवि, मतलब उसके पर्टिकुलर एरिया के, इंग्लैंड के। नेक्स्ट है फॉर होम डिड ब्राउनिंग से फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट फॉर अस, ये कोट तो बहुत बार पेपर्स में आती है, बहुत अच्छे से इसको कर लेना। फॉर होम ब्राउनिंग ने किसके लिए कहा था, हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट फॉर अस, तो ये वर्ड्सवर्थ के लिए कही गई कोट थी। नेक्स्ट है हु डिफाइंड पोइट्री एज एन, ये तो भाई बचपन से रटी हुई डेफिनेशन है, स्पॉन्टेनियस और फ्लो पावरफुल फीलिंग विच इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को लेके डेफिनेशन है, जब फीलिंग हमारी ओवरफ्लो हो जाती है, एकदम से निकलती है, जो हम ट्रैंक्विलिटी मतलब एकांत में जो इकट्ठे करके लाते हैं, और वो फीलिंग जब ओवरफ्लो हो जाती है तो पोइट्री की फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट है हु डिफाइंड पोइट्री एज एन इमोशन रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी, ये इसी को ही डेफिनेशन को कंप्लीट किया है, कंप्लीट डेफिनेशन है ये, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग विच इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, हु अमंग ऑफ फॉलोइंग हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, हार्डी, अनरोल, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, तो ये कोट भी रिलेट करती है वर्ड्सवर्थ से ही। नेक्स्ट है टू मी द मीनेस्ट फ्लावर डेट ब्लोज कैन बी गिव थॉट डोंट ऑफन डू ऑफन लाई टू डीप फॉर द टीयर्स, दीज लाइन्स आर द फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, तो ये स्टेटमेंट आपको पता है कदा एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो फेमस पोएम होते हैं उनकी कोट्स आपको ध्यान रखना है। तो इमोरलिटी और बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उसी के अंदर से लाइन है टू मी द मीनेस्ट फ्लावर डेट ब्लोज कैन गिव थॉट्स डेट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर द टीयर्स, ठीक है, तो ये लाइन्स याद रखना है इमोरलिटी और। नेक्स्ट है हु लोन्स द न्यूज़ पेपर द वॉचमैन ऑफ द कवर्टिंग ह्यूमैनिटी, तो एस टी कॉलरेज से रिलेटेड है न्यूज़ पेपर, जस्ट रिमेंबर दिस पोएम दिस पॉइंट, द वॉचमैन फॉर द कन्वर्ट करते हैं ना जैसे ह्यूमैनिटी को कन्वर्ट करने के लिए कुछ सजेशंस काइंड ऑफ, तो एस टी कॉलरेज से रिलेटेड है ये।
नेक्स्ट है द राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर वाज वन ऑफ द 4 पोएम ऑफ एस टी कोलरिज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन लिरिकल बैलेड. हाउ मेनी पोएम्स डिड वर्ड्सवर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड. अभी मैंने आपको बताया टोटल 23 थी, तो 4 पोएम जो है कॉलरिज ने दी थी और 19 पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ कॉलरिज फाज कन्विंस्ड इन द ड्रीम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रीम के अंदर ही एक पोएम इन्होंने कंसीव मतलब एक तरह से कन्विंस्ड कर दी, क्रिएट कर दी, ठीक है ना, कंसीव्ड कर दी. तो कुबला खान थी. इसमें है ना एक प्लेस है एक्जेंडू, तो ये भी ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. जो ये ड्रीम में किंग देखता है ना वो एक्जेंडू किंगडम होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ कॉलरिज यूजेज द मिथ ऑफ लामिया एंड वेम्पायर. मिथ ऑफ लामिया एंड मिथ ऑफ वेम्पायर कॉलरिज ने किस पोएम में यूज़ किया है, तो क्रिस्टाबेल में यूज किया है, क्रिस्टाबेल में. नेक्स्ट है द फ्रेज स्टारलिट डोम एंड द रोड टू द एक्जेंडू अपीयर्स इन. तो अभी मैंने आपको बताया है एक्जेंडू जो किंगडम था, इसका हिंट याद रख लेना, ये वाली स्पेलिंग है XANADU. तो एक्जेंडू जो किंगडम है वो कुबला खान से रिलेट करता है, तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया. इन विच चैप्टर ऑफ द बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 डज कोलरिज मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द फैंसी एंड इमेजिनेशन. इंपॉर्टेंट है बायोग्राफिया लिटरेरिया, एस टी कोलरिज पढ़ाया था तो डिटेल से बताया था इसका. तो इसके अंदर जो 13 चैप्टर है डेट इज रिलेटेड टू फैंसी एंड इमेजिनेशन. जो 13 पार्ट है वो फैंसी एंड इमेजिनेशन से रिलेट करता है. नेक्स्ट है इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया जस्ट कोलरिज क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. तो कॉलरिज की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया था. पहले तो देखो इन दोनों ने मिलके लिखा, फिर वर्ड्सवर्थ ने जब अपना इंडिविजुअल प्रीफेस दिया तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इसने किया. तो ये इन्होंने किया था बुक 14 के अंदर, ठीक है, बुक 13 में फैंसी एंड इमेजिनेशन और बुक 14 में क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि वर्ड्सवर्थ को थ्योरी ऑफ लैंग्वेज को कॉलरिज ने कौन से वर्क में क्रिटिसाइज किया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया. नेक्स्ट है विच वर्क ऑफ कॉलरिज अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी. फिलोसफी पर बेस्ड कॉलरिज का कौन सा वर्क था. एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सबलाइम्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया, टेबल टॉक्स, सिबलेंस लिव्स. तो एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन 1825 पब्लिश ईयर है. एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एस टी कॉलरिज का वर्क था डेट इज रिलेटेड टू फिलोसफी. नेक्स्ट है लेक्चर ऑन शेक्सपियर बाय द एस टी कॉलरिज की लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर बाय द एस टी कॉलरिज. तो ये वर्क है, ये पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश हुआ था. मतलब पोस्ट ह्यूमसली का मतलब होता है जब डेथ हो जाती है उसके बाद कोई चीज़ पब्लिश होती है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमसली, ठीक है. तो लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर जो कॉलरिज ने लिखा था वो बाद में पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट है विच पोएम ऑफ बायरन मेड हिम फेमस ओवरनाइट. कि बायरन की कौन सी पोएम थी जिससे लॉर्ड बायरन रातों रात फेमस हो गए थे. तो लॉर्ड बायरन यू नो काफ़ी ऐसे थे रोमांटिक से टाइप के, बहुत अफेयर्स वगैरह रखते थे. तो चाइल्ड ए हरलॉर्ड इसका जो वर्क था उससे जो लॉर्ड बायरन है कहते हैं रातों रात फेमस हो जाते हैं. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है, काफ़ी बार पूछी जाती है, शी वॉक्स इन ब्यूटी, बहुत बार पूछी जाती है. तो ये भी लॉर्ड बायरन से लेटर रोमांटिक्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं लॉर्ड बायरन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ बायरन इज कंसिडर्ड इज ग्रेटेस्ट. जॉन डुआन. तो जॉन डुआन इज इनकी ग्रेटेस्ट पोएम. देखो दो डिफरेंस है, ग्रेट पोएम जॉन डुआन को माना जाता है, डॉन जुआन सॉरी, और जो जिससे इनको एक कहते हैं ना एक बंदा एक वर्क लिख रहा है लेकिन एक वर्क ऐसा होता है जो फेमस हो जाता है रातों रात. तो वो वाला तो वर्क चाइल्ड हरलॉर्ड था, लेकिन वैसे फेमस जैसे कि मैं मान ले वीडियोस बना रही हूँ और भगवान ने चाहा तो कोई एक वीडियो मेरी वायरल हो जाए अच्छे तरीके से, तो भाई मैं कहूँगी वो वाली वीडियो से तो मज़ा आ गया लाइफ में, बट ऐसा हुआ नहीं आज तक. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ बायरन इज नॉट ए प्ले. तो बायरन का कौन सा वर्क प्ले नहीं है. तो मैनफर्ड प्ले है, केन एक प्ले है, मैरिनो फेलियरो भी प्ले है, द विजन ऑफ जजमेंट इज नॉट ए प्ले, ठीक है. तो यही पूछा कौन सा प्ले नहीं है, द विजन ऑफ जजमेंट. नेक्स्ट है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग रोट स्टायरिकल पोएम्स. सटायर मतलब करने के लिए, कमेंट्री करने के लिए कौन पोएम लिखता था, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन. तो बायरन. नेक्स्ट है सो गाइज इट्स ऑल अबाउट टॉप 40 क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो होप यू लाइक द क्वेश्चंस ऑफ रोमांटिक्स एज. सो स्टे कनेक्टेड विद मी, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय, टेक केयर. गाइस आपने मेरी मम्मा को वीडियो को सब्सक्राइब करना और आपका चैलेंज है आप ना इस वीडियो को 2000 तभी तो लाइक्स पूरे दोगे. क्वेश्चन नहीं करवा पाई, तुम बहुत बोलते हो बीच में.